नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू आरएम पर। दोस्तों, अब तक की इतिहास यात्रा में हम यह देख चुके हैं कि कैसे समाज का निर्माण हुआ, कैसे छोटे छोटे जनपद बने और फिर लौह उपकरणों ने कैसे कृषि और शिल्प को बल दिया। और फिर हमने देखा कि कैसे कुछ महाजनपद धीरे धीरे शक्तिशाली बन गए। हमने पिछले अध्याय में जनपद से महाजनपदों की कहानी समझी, कैसे जनपद से महाजनपद बन रहे हैं। हमने बुद्ध और जैन दर्शन को पढ़ा, जो जनपद से महाजनपद की कहानी समझी। अब वहीं से एक नई दिशा बनती है, एक नई कहानी शुरू होती है। यानी यह वह काल है जब भारत में पहली बार एक केंद्रीय शासन की, एक संगठित प्रशासन की और एक सम्राट जैसे विचार का उदय हो रहा है। तो चलिए आज के चैप्टर में समझते हैं हम राज्य से साम्राज्य कैसे बन रहे हैं। तो मुख्यतः हम इसमें मौर्य काल के बारे में जानेंगे और उसमें भी हम जो है मुख्यतः अशोक के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, राज्य से साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य अध्याय 7 हमारा। तो इसमें जो है एक कहानी हर बार की तरह जो भूमिका बनाता है एनसीईआरटी, वो आपके सामने है, आप पढ़ लें आराम से इसे। अब यहां पर यह कहानी कह रही है कि इस बच्ची को इसके बर्थडे पर इसके दादाजी नोट देते हैं, 100 का नोट, और उस पर देखती है ये 100 के नोट पर एक अशोक स्तंभ है, एक स्तंभ है। उस पर देख करके कहती है आखिर ये शेर क्यों बने हुए हैं। उसमें एक शेर बना हुआ है, वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये शेर क्यों बने हुए हैं, तो यहां से जो है भूमिका स्टार्ट होती है। तो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है, और लंबा इतिहास ये अशोक से निकल के आता है, यानी मौर्य काल से निकल के आता है उनका इतिहास, जो हम नोटों पर शेर देखते हैं। तो क्या है, उन्हें पत्थरों को काटकर जो हम नोटों पर शेर देखते हैं वो शेर किसके हैं, वो स्तंभ के हैं। वो स्तंभ कैसे बने, पत्थरों को काटकर। तो पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अब ये सारनाथ कौन सी जगह है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना, सारनाथ जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, पहला शिक्षा दी। ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके से जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए थे। अब ये अभिलेख के बारे में मैं बता चुका हूं, शुरुआती चैप्टर्स में मैंने बताया था ना अभिलेख क्या होते थे। तो राजा अपने संदेश या उपदेश जो भी देना चाहते थे जनता को, वो जो है उस पर पत्थरों पर गुदवा करके कहीं चौराहे वगैरह पर लगवा देते, जिससे जो है जो वो कहना चाहता है वो जनता तक बात पहुंच जाए। ठीक है। तो ऐसे ही अशोक जो है स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण करवा रहे हैं। तो यही स्तंभ में जो अशोक चिन्ह है या शेर जो बने हुए हैं वो हमारे नोटों पर दिखता है। चलिए समझते हैं आगे कि ये शेर, इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, यानी अभिलेखों में क्या लिखा, ये वाला शेर दिख रहा हुआ है स्तंभ, एक स्तंभ का जो है ये ऊपरी हिस्सा है, तो शेरों वाला स्तंभ का शीर्ष हिस्सा है ये जो है, और यही हमारे नोटों पर दिखता है ना। तो ये कह रहा है कि इससे पहले हम जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। यानी राज्य कहने में दिक्कत क्या थी, अब तक हम राज्य कहते आ रहे थे, तो राज्य से ये साम्राज्य की अवधारणा आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या होता है, या साम्राज्य होता क्या है एक्चुअल, ये मीनिंग समझना है हमें इसके बारे में। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यानी कि इनके अशोक के पिताजी बिंबिसार और बिंदुसार के पिताजी कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, इस साम्राज्य की, जिसे हम मौर्य साम्राज्य कह रहे हैं। मौर्य काल कब की थी, लगभग 2300 साल पहले की थी। तो चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी इसमें। तो चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यानी चाणक्य या कौटिल्य जो है एक किताब लिख रहे होते हैं उस समय के राजनीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो उसे वो एक किताब लिख रहे थे, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र, जिसे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भी नाम से जानते हैं। तो जब हम मौर्य शासन के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, इतिहासकार जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसमें कुछ स्रोत होते हैं। तो वो स्रोत कौन कौन से हैं, तो एक तो साहित्यिक स्रोत हो सकता है, और एक दूसरे कौन से स्रोत हो सकते हैं, वो जो है पुरातात्विक अवशेष हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, या इस तरीके से। तो उसमें साहित्यिक स्रोत में 2 नाम आते हैं
जिसमें एक नाम है मेगास्थनीज की इंडिका और दूसरा नाम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इन दोनों से जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, उस समय की राजनीतिक स्थिति, अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में सारी बातें पता चलती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी, जिसे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब यहां से क्या पता चल रहा है हमें, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मौर्य शासन ये मौर्य जो थे, इनकी राजधानी क्या थी, वो थी पाटलिपुत्र, यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो ये तो राजधानी होगी पाटलिपुत्र, ये उज्जैन और तक्षशिला जो थे ये इनके प्रांतीय राजधानी हुआ करती थी। अब ये प्रांतीय राजधानी क्या थी मैं बताऊंगा आगे आपको सारी बातें। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला क्या था, उत्तर पश्चिम। मैं यहां पर आपको मैप में दिखा देता हूं, ये यहां पर तक्षशिला है, तो ये उत्तर पश्चिम, और कहां पर दिखा रहा है दूसरा, ये रहा उत्तर पश्चिम और आपका मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला रास्ता था। तो यहां पर देख लीजिए आप मैप में क्लियर, ये हो गया आपका तक्षशिला, ये होगा आपका उत्तर पश्चिम एशिया, सॉरी उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा, और यहां हो गया ये एशिया। तो यहां जो है ये जाने का रास्ता था, आने जाने का रास्ता था, ये मार्ग था एक तरीके से तक्षशिला। किसके लिए मार्ग होगा ये, इस क्षेत्र के लिए, और इधर से इधर आने के लिए, है ना, यही बात है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें, ये आगे कह रहा है आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ये देख लीजिए आप मैप, यहां पर ये उज्जैन है, ये उज्जैन, यानी यहां से उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में आने जाने का ये रास्ते के बीच में पड़ता था। ठीक है साहब, सही बात है एकदम। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है, सारी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिल रही होगी, या हमें जो है अर्थशास्त्र मिल रही है कौटिल्य के। ठीक है, अब समझते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ये सही बात है साहब, साम्राज्य जो है इन्हीं सबसे मिलकर बनेगा, है ना। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। ये हमने जब महाजनपद और जनपद पढ़ रहे थे तो वहां हमने समझा था। तो मगध जब हम पढ़ रहे थे तो मगध में कह रहे थे ना कि मगध में एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था। तो वहां से क्या मिलता था, जंगलों से, वहां से हाथी पकड़ करके जो है उनको प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। वहां से लकड़ी मिलती थी, वो जो नदियां जा रही थी तो उससे जो है सिंचाई का काम होता था। तो ये मगध जो है अब मौर्य शासन के अंतर्गत आ गया है। तो भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं ना। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने साथ के साथ अलग अलग प्रकार के भोजन कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के वो जो है पहनावे पहनने हैं, पोशाक पहनने हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता भी है, यानी यहाँ पर विविधता मौजूद है इसके में। ये वंश के बारे में ज्यादातर लोग आप में से जानते होंगे वंश क्या होता है। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। यानी एक ही, जैसे दादा, दादा का फिर बेटा, पिता, पिता के बाद फिर ऐसे करके जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो एक ही पिता से जन्म लिए और उसके बाद एक ही खून होता है, यानी कि एक ही डीएनए रहा है उनका, तो वो हो गया एक ही वंश। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद उनका बेटा जो है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो इस तरीके से अशोक के जो है चंद्रगुप्त दादा हुए रिश्ते में, है ना। ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पाटलिपुत्र है, ये तक्षशिला है, ये उज्जैन है। ये प्रमुख जो है नगर हैं कहाँ, किसके, मौर्य साम्राज्य के, जिसमें पाटलिपुत्र जो है राजधानी के रूप में आ रही है। अब देखिए साहब, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है। तो आपने साम्राज्य के बारे में पढ़ा, अब समझते हैं कि राज्य से जो है साम्राज्य भिन्न क्यों है। राज्य क्यों नहीं कह दे रहे हैं इस बात को, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, इससे पहले के चैप्टर में पढ़ रहे थे, राज्य वहाँ बात कर रहे थे, महाजनपद बात कर रहे थे, तो हम सीधा राज्य क्यों नहीं कह दे रहे हैं, उसमें हम ये साम्राज्य क्यों कह रहे हैं उसे।
तो देखिए राज्य और साम्राज्य में एक अंतर है छोटा सा। राज्य में केवल एक इकाई राजनीतिक इकाई होती है, वो शासन करती है, जबकि साम्राज्य में एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। तो यही कह रहा है कि राज्य और साम्राज्य दोनों ही राजनीतिक इकाइयां हैं, लेकिन वे आकार, संरचना और शासन के तरीकों में भिन्न होते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि एक साम्राज्य में एक से अधिक राज्य हो सकते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। जब भैया एक से अधिक राज्य हैं तो सेनाओं की ज्यादा सेना की जरूरत तो होगी ना, तभी तो संभाल पाएंगे इतने राज्यों को। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है। अब हम राज्य के जो शासक है उसको कह रहे हैं हम राजा, लेकिन साम्राज्य के जो साम्राज्य की बात कर रहे हैं, साम्राज्य का जो शासक है उसे कह रहे हैं हम सम्राट। तो यहां ये भी अंतर समझ में आ गया। तो सम्राट हम किसे कहते हैं? साम्राज्य का अगर शासक होता है तो उसे कहते हैं सम्राट, और जो राज्य का शासक है उसे कहते हैं राजा। या ठीक है, तो राजा की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये अगर सम्राट है, मान के चलते हैं, आपको यहां पर थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा, ये सम्राट है तो इसके अंदर कई सारे इसके अधीन राजा कार्य कर रहे होंगे, ये राजा होंगे। तो ये स्वतंत्र, ये जो है चारों राजा, ये अपने अपने राज्य के शासक हो सकते हैं, अपने अपने राज्य के शासक हो सकते हैं। तो ये हो गए राज्य, और राज्यों से मिलकर बना साम्राज्य। तो एक साम्राज्य के अंदर कई राज्य हो गए। एक राज्य आमतौर पर एक निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या के साथ एक संप्रभु इकाई होती है जिस पर एक सरकार शासन करती है। ये हो गई साहब एक राज्य। अभी इससे कनेक्शन काट देते हैं थोड़ा सा, तो इससे आपको समझ में आए कि संप्रभु का क्या मतलब होता है। संप्रभु का मतलब है कि यह अपने यहाँ कोई भी निर्णय लेना चाहे, कुछ करना चाहे, कुछ कार्य निर्माण कार्य जो भी अपने क्षेत्र में निर्णय लेना चाहे, तो यह किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में ना रहेगा, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। इसका मतलब है संप्रभु ये है। तो राज्य एक संप्रभु हो सकता है, लेकिन अगर वो जो है इसके अधीन आ गया तो अब इसकी नीतियां इस सम्राट से या इस साम्राज्य से प्रभावित होंगी। अब ये स्वतंत्र रूप से पूरे निर्णय नहीं ले सकता। दूसरी ओर एक साम्राज्य एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से बना हुआ है, मैंने दिखा दिया आपको बना करके पूरे तरीके से। तो दूसरी ओर एक साम्राज्य एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से बना एक बड़ा और अधिक शक्तिशाली राजनीतिक संगठन है। यह राजनीतिक संगठन है जिस पर एक सम्राट या शासक का शासन होता है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। किसकी? कर इकट्ठा करने वाले, टैक्स। तो टैक्स इकट्ठा करने वालों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज के संदर्भ में समझें ऐसे उदाहरण के तौर पर, तो भारत में कई राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, असम हुआ, मणिपुर हुआ, कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, इस तरीके से राज्य हैं। अब इन राज्यों के ऊपर जो है कौन है? यहाँ राज्यों में मुख्यमंत्री जो शासन कर रहे हैं, राज्यों के ऊपर जो है एक केंद्र है, केंद्र में कौन बैठ रहा है? प्रधानमंत्री। तो इसी तरीके से ये है कि एक से अधिक जो है राज्यों से मिला ये क्या कहते हैं साम्राज्य। ठीक है, अब यहां पर कर अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए साहब आगे साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसे हो रहा है? तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, बिल्कुल सही बात है, एक से अधिक राज्य हैं उसमें, तो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। एक ही तरह से शासन नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग जरूरतें होंगी, अलग अलग भाषाएं होंगी, अलग रीति रिवाज होंगे। तो अलग रीति रिवाज होंगे तो उसी के अनुसार कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो जनता विद्रोह कर देगी। तो इसलिए अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्यों सीधा नियंत्रण था? क्योंकि यहां पर सम्राट खुद रह रहा है, सम्राट यहां पर खुद रह रहा है तो सीधा नियंत्रण होगा। लेकिन जो दूर क्षेत्र में जो स्थित होंगे इसके इलाके, वहां पर इसका सीधा नियंत्रण नहीं होगा। तो वहां कैसे नियंत्रण करेगा? ये वहां नियंत्रण करेगा अपने अधिकारी को भेज करके, अपने प्रतिनिधि को भेज करके, है ना। जैसे आज जो है केंद्र की तरफ से राज्यों में एक गवर्नर भेजा जाता है, गवर्नर जो है वहां पर केंद्र का एक प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। ऐसे ही उस समय ये अपने गवर्नर को उस क्षेत्र में भेजता था, दूर दराज के जो क्षेत्र होते थे। लेकिन अपने आसपास के इलाके में ये खुद ही नियंत्रण रहता था इसका,
जैसे यहाँ मैप मैं दिखाना चाहूँ मैं आपको, ये मैप है आपका, ये मैप है। तो पाटलिपुत्र है, यहाँ सम्राट खुद रह रहा है, तो जब खुद रह रहा है तो यहाँ नियंत्रण इसका प्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन अब ये इसका क्षेत्र तक्षशिला, ये इसका उज्जैन, तो यहाँ तो ये जा नहीं पाएगा, हर रोज तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अपने एक प्रतिनिधि को भेजेगा। और ये प्रतिनिधि आमतौर पर या तो राजकुमार होते थे या इसके भरोसेमंद अधिकारी हुआ करते थे, उनको गवर्नर बना करके ये भेजा करता था। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इसका मतलब यह है इसका नियंत्रण का। ठीक है, जब जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी कि गुप्तचरों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था मौर्य साम्राज्य में, यानी अशोक के साम्राज्य में गुप्तचरों का पूरा एक जाल था। वो निगरानी रखते थे कहाँ क्या गतिविधियां चल रही हैं या अधिकारी ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जनता का जो असंतोष होता था उसको भी जानने का काम करता था कि कहीं राजा के प्रति यानी अशोक के प्रति जनता में कोई मनमुटाव तो नहीं है, कोई असंतोष तो नहीं वो प्रकट हो रहा उनके अंदर, तो वो भी जानने की कोशिश करते थे। तो ये जासूसों का अधिकारी जो है नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्री से सलाह देते थे, सहायता करते थे कि कैसे नियंत्रण रखना है इन सब पे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे जो मैंने आपको दिखाए थे अभी आपके, ठीक है ना। उज्जैन हुआ या पाटलिपुत्र हुआ, सॉरी वो तक्षशिला हुआ, यहाँ पर ये देखिए ये ना तक्षशिला हुआ, उज्जैन हुआ, ऐसे नगरों पर जो है ये क्या करता था, ये इसके दूर दराज के क्षेत्र थे, प्रांत थे। इन तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं नियम को ही माना जाता था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि इतना बड़ा शासन है, इतनी दूर है वो जो है तक्षशिला, इतनी दूर है तक्षशिला उज्जैन, वहां के रीति रिवाज अपने अलग होंगे, वहां के लोगों के खाने पहनावे अलग होंगे, वहां की समस्याएं अलग होंगी, तो समस्याएं अलग होंगी तो वहां के अनुसार जो नियम कानून चलेंगे, है ना। तो स्थानीय परंपराओं नियम को ही माना जाता था। अब देखिए आगे, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे जो बताया मैंने अभी, उज्जैन और तक्षशिला और उसके बाद जो है पाटलिपुत्र, इन दोनों के बीच में भी तो क्षेत्र है ना। अब सभी जगह तो राजा का नियंत्रण नहीं है, सभी जगह तो मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण नहीं है मौर्य, तो फिर ये विस्तृत क्षेत्र था। तो इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, पूर्ण नियंत्रण नहीं था, कोशिश करते थे। किस पर? जो मार्ग जा रहे हैं, रोड है और नदियां हैं, उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर यानी टैक्स या भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। यानी अब यहां पर डायरेक्ट टैक्स नहीं मिल रहा है, इन्हें टैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्हें भेंट मिल जा रही है, गिफ्ट मिल जा रहे हैं, उनको लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कम्बल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। यानी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका नियंत्रण नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, जो दे दिया वो दे दिया। तो यहाँ के जो भी राजा या छोटे छोटे वो होते होंगे शासक, वो राजा के लिए नजराने के रूप में कुछ भेंट दे जाते होंगे, गिफ्ट दे जाते होंगे कि साहब ये। अब नजराने क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि इतने बड़े राजा से या सम्राट से क्यों टक्कर मोल लेनी, क्यों जो है जद्दोजहद करनी, क्यों लड़ाई मोल लेनी इससे। तो भाई प्यार से जो है इसे खुश करके रखिए। तो खुश करने के लिए क्या चाहिए? आप जो है टाइम टू टाइम जो है नजराने पहुंचाते रहिए, भेंट देते रहिए, इससे राजा भी खुश, आप पर वो जो है कोई पाबंदी भी नहीं लगा रहा है। और अंत में जंगल में वाले इलाके आते थे। जंगल वाले इलाकों में जो लोग रह रहे थे तो उनसे अपेक्षा की जाती थी, हालांकि ये काफी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन इनसे उम्मीद यह की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को क्या दें? हाथी दें, वहां से लकड़ियां दें, वहां से मधु यानी शहद दें और मोम जैसी चीज लाकर
दे उन्हें। अब ये नजराना क्या होता है? नजराने का अर्थ है जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो, नहीं रेगुलर नहीं, नियमित तौर पर नहीं, अनियमित तौर पे जब भी संभव हो, जब भी पॉसिबल हो, इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। मैंने बोला ना, जोर जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से दे रहे हैं ये। और ये स्वेच्छा से इसलिए देंगे क्योंकि इन्हें भी तो सुरक्षा की जो चिंता है अपनी, नहीं तो इनके साम्राज्य को मिला देगा अपने में। अब राजधानी में सम्राट, राजधानी में सम्राट कैसे रह रहा है, सम्राट क्या कर रहा है, ये सारी बातें हमें मेगास्थनीज के इंडिका से मिल रही हैं। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है, मेगास्थनीज कौन था? यह चंद्रगुप्त के दरबार में, यानी अशोक के दादा के दरबार में, बिंदुसार के पिता के दरबार में आया था। कहाँ का ये राजदूत था? ये यूनानी राजा था, एक सेल्यूकस निकेटर था, उसका राजदूत था। उसने इसे भारत में भेजा था। और ये मेगास्थनीज ने जो कुछ वहां जहां पर जो भी कुछ देखा उसका विवरण उसने अपनी किताब में लिख दिया, जैसे इंडिका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देख रहा है वो कि राजा किस तरीके से रह रहा है, बड़े बड़े महल बन रहे हैं, समाज खुशहाल है, किसान भरे पड़े हैं यहाँ पर जो है, और जो है राजा भलाई का काम कर रहा है। राजा जो है क्या कहते हैं, जो सम्राट है यहाँ का, वो जनता की परेशानियों को सुनने के लिए तैयार रहता है हमेशा। जब भी उसे आवाज़ दो आ जाता है। अगर वो विश्राम कर रहा हो तब भी अगर कोई फरियादी आया तो उठ के आ जा रहा है। तो ये सारी बातें वो अपनी मेगास्थनीज जो है इंडिका में लिख रहा है। तो यहीं से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अब यहाँ ये भी याद रखना है क्योंकि मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो अपने मूल स्वरूप में नहीं मिली है। तो जब मूल स्वरूप में नहीं मिली है तो जो लेखकों ने इसके आधार पर बातें लिखी हैं तो उसमें कुछ बातें छोड़ दी गई हैं, कुछ बातें लेखकों ने अपनी जोड़ दी हैं, जो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। तो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ये सारी बातें आंखों से देख रहा है ये, तो आंखों से देख रहा है, तो आंखों देखा एक तरीके से विवरण लिख रहा है मेगास्थनीज। तो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जा रहा है और उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। आप जो है जब भी मूवी वगैरह देखते होंगे वहां पर जब राजा की एंट्री करते हैं तो ऐसे ही दिखाते हैं, सोने की पालकी वगैरह में। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। आप आज भी देखते हैं सारी चीजें। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं और पेड़ों को लेकर चलते हैं तो उन पेड़ों पर तोते बैठे रहते हैं, जो तोते राजा के चारों तरफ मंडराते रहते हैं और वो प्रशिक्षित होते हैं, ऐसे ट्रेंड तोते होते हैं, ऐसे नहीं कि जंगली तोता हुआ उड़ के भाग जाएगा, वो क्यों राजा के इधर उधर मंगाए। तो ये ट्रेंड तोते होते हैं जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। अब यानी कि यहाँ पर जो है राजा के जो अंगरक्षक हैं वो केवल पुरुष नहीं है। इससे लाइन से यही तो पता चल रहा है, यहाँ पर महिला भी अंगरक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं। अब अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो यहाँ से हमें ये बात भी पता चल रही है कि महिला के साथ वहाँ भेदभाव नहीं होता था। केवल पुरुष बनाते तो समझ में आता कि महिलाओं को जो है कमजोर माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर महिला भी अंगरक्षक के रूप में काम कर रही है तो यहाँ पर महिलाओं को बराबरी का हक दिया जा रहा है। ठीक है, वे हमेशा, अब ये अपने पास अंगरक्षक क्यों रख रहे हैं, तो इन्हें देखकर वो सोच रहा है मेगास्थनीज, शायद इसे डर लगता होगा, अपनी हत्या का डर लगता होगा, तभी तो अपने चारों तरफ अंगरक्षक लगा रखे इसने। तो यही लिख रहा है कि वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को पहले खुद चखता है, खाकर देखता है कहीं इसमें जहर तो नहीं है, उसके बाद खाना राजा को परोसा जाता है। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं, यानी लगातार एक ही कमरे में 2 रात तक नहीं सोते हैं। वो क्या करते हैं, आज यहाँ सोए तो कल किसी दूसरे कमरे में सोएंगे, कल परसों किसी तीसरे कमरे में सोएंगे। क्यों सोएंगे, कहीं दुश्मन को पता ना लग जाए कि यहाँ पर सोता है और वो जो है आकर के कल को मार दे। पता चला दुश्मन जो है अब ये चकमा देने की कोशिश कर रहा है, दुश्मन को लगा इस कमरे में सोता है कि राजा, तो उसने पूरी योजना बनाई और मारने का प्लान बनाया। अब आया दुश्मन, भाग भाग के देख रहा है और जैसे मौका मिला बेड पे मारा उसने तलवार, पता चला हमारा राजा तो है ही नहीं है, राजा किसी दूसरे कमरे में। तो इस तरीके से अपने आप को, उसके बाद और पाटलिपुत्र के बारे में बता रहा है ये, आधुनिक नगर के, आधुनिक पटना है ना, वो पाटलिपुत्र होता था पहले, तो इसके बारे में बता रहा मैं मेगास्थनीज में। तो कह रहा है यहाँ एक विशाल और खूबसूरत नगर है, यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, यानी कि एक दीवार से घिरा हुआ, चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है ना, प्राचीर बनी हुई है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। बुर्ज का मतलब है
टावर। बुर्ज का मतलब क्या है? टावर। आप बुर्ज खलीफा के बारे में तो जानते होंगे, सुनते होंगे, देखा भी होगा, जो है कुछ नहीं तो फोटो में तो देखा ही होगा, वीडियो में देखा होगा। तो बुर्ज खलीफा वो एक टावर ही तो है ना। ऐसे ही यहाँ पर 570 बुर्ज हुआ करते थे, मतलब इतने बड़े नहीं होते थे, मतलब टावर टाइप की जो है उसका हेड को कह रहा है बुर्ज। 64 द्वार हुआ करते थे उस नगर में। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये कोई एक मैंने ये, हालांकि इसका फोटो नहीं है, किसी दूसरे का फोटो लगाया मैंने। तो ये मान के चलो नगर है पीछे, ये पीछे नगर है, इसके चारों तरफ ये दीवार बना दी, इसे कह रहे हैं प्राचीर। ये दीवार बना दी, इस प्राचीर से पूरा नगर घेर दिया। अब इसमें जो आपको ये दिख रही है ये जगह, ये दिख रहा है ना, ये है बुर्ज टावर। यहां से क्या करते थे, सैनिक बाहर के क्षेत्रों पर नजर रखते थे, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, उन पर नजर रखा करते थे इन बुर्ज के ऊपर बैठ करके। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था, यानी लकड़ी से बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से मैगजीन्स अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में विवरण दे रहा है, और इधर सम्राट के बारे में विवरण दे रहा है कि सम्राट कैसे रहता था, कैसे खाता था, कैसे पीता था, कैसे सोता था। अब देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक अनोखा सम्राट कैसे होगा, इसे हम आगे समझेंगे कि अशोक जो है विजय प्राप्त करने के बाद जो है युद्ध की रणनीति छोड़ देता है, युद्ध की नीति छोड़ देता है, और फिर वो शांति के मार्ग पर चल देता है, धम्म नीति अपनाता है, धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा होता है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, यानी सीधे संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जनता तक, और वो भी अभिलेखों पर गुरुद्वारा या स्तंभ लेख पर या शिलालेख पर, है ना। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो इससे बात आपको एक क्लियर हो रही होगी कि प्राकृतिक भाषा में क्यों लिखवा रहा है, कि जनता तक पहुंचाने, और जनता की भाषा प्राकृतिक भाषा ही है, ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि है तो लोकल उसमें लिखवाओ तो जनता भी ज्यादा समझ पाए। अब जब ये लेख लिखवाता था, जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता था, अब इसे पता था सारी जनता तो पढ़ नहीं सकती, तो जो जनता, जिस क्षेत्र की जनता नहीं पढ़ पाती थी, वह अधिकारियों को भेजता था कि जाओ तुम उन्हें पढ़ करके सुनाओ कि मैंने क्या लिखा है। तो ऐसी बात लिख रहा होता था, इसलिए अनोखा सम्राट कह रहे हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, अब इसी युद्ध के बाद ये युद्ध की नीति छोड़ देता है। इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, उससे जो व्यथित हो जाता है, उससे इसका मन बड़ा दुखी हो जाता है। हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैं कैसे लोगों को मारता रहा हूँ, बेगुनाह लोगों की हत्या हो गई। इसमें तमाम दुनिया भर की मन में सोच रहा होता बातें, और फिर जाकर के युद्ध की त्याग देता है, और फिर शांति की नीति पर चलता है। ये कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। ये जो ये दिख रहा है ना आपको क्षेत्र, ये है कलिंगा। तो कलिंग युद्ध करीब जो है 261 ईसा पूर्व में हो रहा होता है, बीसी 261 ईसा पूर्व में हो रहा होता है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। ये युद्ध क्यों लड़ा था ये बताएंगे सारी बातें, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा यानी कि अनिच्छा हो गई, अब इच्छा ही खत्म हो गई, मर गई अब युद्ध लड़ने करने की जो है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो इसलिए ये अनोखा युद्ध के रूप में भी, अनोखा शासक या सम्राट के रूप में भी देखे जा रहे हैं। तो ये कलिंगा है, ठीक है। अब देखिए साहब आगे है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख। ये 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख है, इसका अभिलेख है। इसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया है अशोक ने। हालांकि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं बताया गया कि 13वां शिलालेख है या कौन सा है। ये पीछे मैप जो दिखाया था मैंने आपको, ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। और ये इधर मैंने ये फोटो लगाया है प्राचीर का और बुर्ज का, ये भी आपको आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो इससे आप चिंता मत करने लगे कहाँ से ले आए, हमारी एनसीईआरटी कौन सी आ गई, कहीं हमारी पुरानी वाली तो नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। तो अपने 13वें शिलालेख में अशोक जो है कलिंग युद्ध के बारे में बता रहा है। तो अपने एक अभिलेख में क्या बात कही है राजा ने, कि राजा बनने के 8 साल बाद, यानी अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद ये युद्ध हो रहा है। मैंने कलिंग विजय की, उसने कलिंग को जीत लिया युद्ध करके। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस शिलालेख में बता रहा है कि 1.5 लाख लोग इसने बंदी बनाए और 1 लाख लोग मारे गए। बहुत बड़ी संख्या है ये, तो अपने आप में ही विचलित हो गया होगा ये तो।
तो इससे मुझे अपार दुख हुआ। ये कह रहा है साहब जब 1 लाख लोग मरे, मेरे सामने खून बह रहा है, सारे लोग मारे जा रहे हैं, बंदी बनाए हैं मैंने, अब इससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अब ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, खुद ही बता रहा है उस शिलालेख में कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। तो इसमें शिल्पकार, किसान, व्यापारी, इस तरीके के लोग भी मारे जाते हैं। यानी सैनिक तो मारे जा रहे हैं, साथ की साथ आम जनता भी मारी जाती है। इसमें श्रमण भी मारे जाते हैं। ये श्रमण कौन होते हैं? जो परिश्रम करते हैं या तपस्या कर रहे होते हैं, वो लोग भी इसमें मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो इस तरह की बातें जो अशोक अपने 13वें शिलालेख में कर रहा है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब इसे पश्चाताप हो रहा है तो इसलिए अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने की निश्चय किया है। तो यहां से अब ये जो है युद्ध का नीति छोड़ दे रहा है। आगे कह रहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। क्या मान रहा है ये? कि साहब तलवार के बल पर जीतना, खून खराबे के बल पर जीतना किसी को, उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि मैं धम्म के माध्यम से जीतूं, लोगों का दिल जीतूं, है ना। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं क्योंकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो यह इसलिए उल्लेख करवा रहा है, इसका जो है इसको इस अभिलेख को इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा है कि इसके बेटे या पोते आगे जो भी राजा बने, जो भी सम्राट बने, वो युद्ध ना करें, उनको ये सारी बातें याद रहें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो धम्म बढ़ाने की बात कर रहा है। अब ये धम्म क्या था इसे हम आगे समझेंगे, ठीक है। धम्म यहाँ पर समझ लो, धम्म जो है संस्कृत शब्द के धर्म से निकल के आ रहा है, इसका प्राकृतिक रूप है, प्राकृत रूप है। हालांकि ये पूरी तरह धर्म नहीं था, धर्म क्यों नहीं था ये भी हम समझेंगे। अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक का धम्म जो है किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। किसमें? अशोक के धम्म में। तो ये एक तरीके से केवल कर्तव्य के रूप में रहा होगा, लोगों को जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा इसके माध्यम से। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था। किसका कर्तव्य था? अशोक का कर्तव्य था। जैसे बच्चे को जो पिता जो है अब शिक्षा देता है, अच्छी शिक्षा देता है, तो ऐसे ही एज ए सम्राट, एक सम्राट होने के नाते इसका कर्तव्य है कि ये अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। तो पहले जो है ये आपके अशोक जो है हिंदू धर्म से संबंधित था, ब्राह्मण धर्म से। ब्राह्मण धर्म में भी शैव मतानुयायी था, ये बाद में बौद्ध बन जाता है। तो ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। अब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर धर्म को लेकर के लड़ाई भी हो रही होंगी। यहाँ पर जो है आर्थिक क्रांति हो चुकी है, तो समाज में विषमता भी मौजूद हो गई है, असमानता बढ़ गई है। हमने देखा था कि जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे तो छुआछूत की भावना आ गई है। लोग अब जो है समाज में लड़ाइयाँ हो रही होंगी, पड़ोसी से लड़ रहा होगा। तो इन समस्याओं को निदान करना है सम्राट को। अब दो तरीके हैं, या तो तलवार के बल पर इनका निदान करे, तलवार के बल पर समझाए, इन्हें कुटाई करके समझाए कुल मिला के। दूसरा है ना प्यार से, या जो है एक अच्छी शिक्षा दे करके। तो यही है, धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसमें कई बार जो टकराव पैदा हो जाता है, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। तो जब क्रूर व्यवहार किया जा रहा है तो इनका दिल पसीज रहा है, दिल दुखी हो रहा है, हाय हाय क्या कर रहे हैं ये लोग, हाय हाय। तो ऐसा अब इसका मन कर रहा है तो इन्हें कूट। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो इन्हें बुलाऊं, जो क्रूर व्यवहार कर रहे हैं उनको 2 थप्पड़ लगाऊं और सुधर जाएंगे ये। दूसरा ने प्यार से समझाऊं, अरे भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा या फलाना लगेगा, ऐसी बात है। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते हैं। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। एक सम्राट होने के नाते इनका निदान करना आवश्यक है और मैं सम्राट के रूप में इसे कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य, अब एक धम्म महामात्य अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति करता है। ये धम्म महामात्य का उल्लेख जो है आपको 5वें शिलालेख में मिलेगा, 5वें अभिलेख में मिलेगा, ठीक है।
तो 5वें शिलालेख में जो है धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की रही है, जो जगह जगह जाकर क्या कर रहा है, धम्म की शिक्षा दे रहा है, धम्म के बारे में बता रहा है। अब ये धम्म क्या है, धम्म के बारे में जो है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, यानी कि संदेश दे रहा है कि आपको जो है चोरी नहीं करनी है, आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, आपको जीवों के प्रति दयालु रहना है, आपको दासों के प्रति दयालु रहना है, आपको आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना है, ऐसी बातें ये बोल रहा है धम्म के माध्यम से। तो इन बातों को जो है शिलालेखों पर स्तंभों पर खुदवा दे रहा है और साथ के साथ अधिकारियों को निर्देश दे रहा है, यानी ये धम्म महामात्र जो है इनको निर्देश दे रहा है कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। अब दूत भेज रहे हैं तो इससे हमारे संबंध बन रहे हैं, तो इस तरीके से विदेशों में भी धम्म का प्रसार प्रसार किया, इससे जो है बौद्ध धर्म जो बाहर पहुंचा। उन्होंने सड़कें बनवाई, अब ये अच्छे कार्यों के रूप में कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है, कुएं खुदवा रहा है और विश्राम गृह बनवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा भी व्यवस्था की है। ये सारी बातें शिलालेख में लिखी गई हैं, अपने जो अभिलेखों में लिखी गई हैं, वहां से ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। अब जो प्रश्न था कि जो धम्म क्या है, ये यहाँ पर लिख रहा है अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म क्या है, इसके बारे में जो है अशोक खुद जो है अपने दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है, किम चू धम्म, किम चू धम्म, यानी धम्म क्या है, यह प्रश्न किया है। उसका आंसर जो उत्तर 7वें अभिलेख में दे रहा है। क्या है धम्म, धम्म के बारे में बता रहा है कि धम्म ये है, अपाशिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, यानी धम्म का मतलब साहब ये है, उसने एक लाइन में बता दिया कि अपाशिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा। इसका क्या मतलब है कि पाप रहित होना है, आपको बहुत से कल्याणकारी कार्य करते रहना है, दया दान करना है, यानी अपाशिनवे पाप रहित होना है, बहुकयाने बहुत से कल्याणकारी कार्य करने हैं, और दया दाने यानी कि दान दक्षिणा करनी है, आपको दया दान करना है। उसके बाद सचे सत्य मार्ग पर चलना है, सोचे यानी शुचिता यानी पवित्रता बना के रखनी है आपको अपने आप की, साथ के साथ माधवे मृदुता, आपको अपने भाषा में मृदुता रखनी है, बोलने में जो है किसी का अपमान ना करें आप, जो है साधवे यानी कि साधुता का पालन करना है आपको। तो ये है धम्म, ये है धम्म का अर्थ, जो है अशोक के धर्म का अर्थ खुद ही बता रहा है, खुद ही प्रश्न कर रहा है जो है दूसरे अभिलेख में, और उस प्रश्न का जो उत्तर दे रहा है 7वें अभिलेख में कि ये है साहब धम्म। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, तो क्या संदेश है कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब कोई जन्मदिन हो रहा होता है, उनके बच्चों का विवाह होता है, जब वो यात्रा शुरू करते हैं तो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि करते हो बेशक रहे हो, लेकिन ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। आपके काम के क्या चीज़ें, यदि आप इसके बदले लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होंगे। वो कौन सी रीतियाँ हैं, ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, आप जो है आप बड़ों का आदर करिए, सभी जीवों पर दया दान करिए, आप ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दीजिए। श्रमण कौन, वही जो तपस्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इनको श्रमण कह रहे हैं। तो ये सारी बातें धम्म, अभी पहले पिछले मैंने बताया ना, ये सारी बातें वही हैं। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरे धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। अब देखो अशोक कितनी बड़ी बात करें, आज धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, दंगे होते हैं, तो यहाँ पर अशोक जो है कह रहे हैं अपने धर्म की बड़ाई करना यह भी गलत है, दूसरे धर्म की बुराई करना यह भी गलत है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो भाई दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल अपने धर्म की बड़ाई कर रहा हूं, यह भी गलत है। इसमें अंतर निहित है कि आप जो जब अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हैं तो आपके अनुसार कोई दूसरा धर्म जो है कमतर होगा, ये इसमें निहित है। तो यही अशोक कह रहे हैं कि दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो अशोक उस समय बात कर रहे हैं, जो है 6वीं शताब्दी के आसपास, तो ईसा पूर्व में है ना, तो वहां पर जो है 261 ईसा पूर्व के आसपास जो सारी बातें कह रहे हैं वो जो है ईसा पूर्व। तो इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका
आदर करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। आपके जो है कुछ अलग है रीति रिवाज, दूसरे के कुछ अलग हो सकते हैं। तो इस संबंध में जो है भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो लिखते हैं कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आप जो है मेंस आंसर राइटिंग करें तो वहां पर इस सबको कोट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर अशोक की बातें आज मान ली जाए तो कई सारे धर्म के झगड़े बंद हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, दंगे जैसी चीजें कम हो सकती हैं, है ना। अब देखिए साहब आगे, ये जो है अशोक का जो स्तंभ है उसी में एक पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति दिखाई गई यहाँ पर। यह बिहार के रामपुरवा में मिला था, एक मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। तो अब ये कहाँ पर लगा है? ये लगा हुआ राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक मूर्तिकला का एक बहुत बेहतरीन नमूना है। देखिए कितना बेहतरीन जो बैल बनाया हुआ है, ये सारी चीजें कान वान जो है एकदम पॉलिश बनी हुई है। यहाँ देखिए छोटी छोटी नक्काशी की गई है, फूल पत्तियां बन रही है इस पे। तो एक बेहतरीन नमूना है। इन्हें हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे सारे, जो है जब अलग से पढ़ेंगे इसको पूरा, तो एक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ अलग अलग लिपियां दी गई हैं, लिपि जैसे ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी है, बांग्ला है, मलयालम है, तमिल है। क्यों है ये बता रहा हूं मैं। ये ब्राह्मी लिपि पहली लिपि, अब यहां से लिपि अलग अलग लिपि बन रही हैं। तो आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जो हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। कहां से उत्पन्न नहीं हुई? ब्राह्मी लिपि से। यहां आप देख रहे हैं ये आ अक्षर है, ब्राह्मी लिपि में आ ऐसे लिखा जा रहा है, वहीं देवनागरी में आ ऐसे लिखा जा रहा है। आया कहां से? यहीं से निकल के आया, यहीं से ये बन रहा है, और यहीं से बांग्ला में जो आ है वो निकल के आ रहा है, और यहीं से जो है तमिल में जो आ बन रहा है वो आ रहा है, और इसी से निकल के आ रहा है साहब मलयालम का। तो ये सारे आ कहां से निकल के आ रहे हैं? ब्राह्मी लिपि से। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। अब देखिए आपके पास हर रोज की तरह जो है जब हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं तो उसमें एक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं जिसका आप उत्तर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं बता चुका होता हूं उस चैप्टर में। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है और उसका उत्तर जो आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है। तो इसमें कौन सा वाक्य गलत है या कौन सा सही है, ये बातें आपको बतानी है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि ए सही है या गलत है, बी सही है या गलत है, सी सही है या गलत है, डी सही है या गलत है, ई सही है या गलत है। ये बात बतानी, कौन सा सही है उसको बता देंगे, सी सही है साहब, डी गलत है, ई सही है साहब, ऐसे करके आपको बताना है। और आप जो है उत्तर लेखन प्रयास करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप जो है इसका उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। खराब लिखिए, कैसा भी लिखिए, पर लिखने की कोशिश करिएगा, है ना। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हो रही है? वो 2300 साल पहले हो रही है। कलिंग युद्ध कब हो रहा है? वो 261 ईसा पूर्व में हो रहा है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। आपको बातें समझ में आई होंगी, अशोक का धम्म क्या था ये समझ में आया होगा। हालांकि यहाँ हल्की ही बातें बताई गई हैं क्योंकि हम कक्षा 6 की क्लास की पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी। तो यहाँ पर बहुत सारी विस्तार से तो नहीं बता सकते, विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, सारी बातें समझेंगे कि मौर्यकाल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक दशा क्या थी, सांस्कृतिक दशा क्या थी, धार्मिक किस तरीके था। तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे इनको विस्तार से, लेकिन अभी नहीं। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ के साथ जो समस्या है उसको कमेंट कर दीजिए। और आपको पीडीएफ मिल ही रही होंगी, बराबर मिल रही है आपको सारी क्लासों के पीछे, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको समय से ही। तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।